जय हिंद दोस्तों, बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग डे 15 का एनालिसिस करेंगे। आपको बता दें कि ज्ञान बिंदु के द्वारा बिहार दरोगा के लिए अच्छी प्रिपरेशन के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो 14 टेस्ट पहले हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको देखेंगे और आज हम लोग डे 15 का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये आंशिक रूप से गोवा में शुरू की गई है और पूर्णतः पूछे तो पूर्णतः उत्तराखंड में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यूसीसी का उल्लेख जो है आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो एक डीपीएसपी का भाग है और डीपीएसपी की चर्चा भाग 4 में दी गई है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों को संविधान से हटाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। ये शब्द संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जोड़े गए थे? तो ये शब्द जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा लाया गया? प्रस्तावना का विचार जो है सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। इन्होंने संविधान सभा में 13 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अगर वहीं प्रस्तावना की बात करें तो ये यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया सरकारी भर्ती में नियमों को बीच में नहीं बदल सकते हैं। यह निर्णय किस समिति द्वारा लाया गया? तो यह निर्णय जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति द्वारा लाया गया। वहीं ओबीसी के आरक्षण की बात करें जो 27% आरक्षण है, बीपी मंडल कमीशन द्वारा इसकी सिफारिश की गई और आर्टिकल जो है 16 के 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का जो उल्लेख है आर्टिकल 16 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इस राज्य ने महिलाओं की विवाह की आयु 21 वर्ष कर दी है। तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने संशोधन करके महिलाओं की विवाह की आयु जो है 21 वर्ष कर दी है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो भारत सरकार में महिलाओं की विवाह का आयु 18 साल और पुरुषों की 21 साल है। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसले में कहा कि वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे? तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो एक्ट 1863 के तहत 1866 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में हाई कोर्ट की बात करें तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। वहीं 25वां हाई कोर्ट की बात करें तो ये अमरावती है। आगे देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरिक जयंती क्या बोला गया है? 6ठा क्वेश्चन है, हरिक जयंती समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरिक जयंती समारोह का आयोजन जो है ये दिल्ली में किया गया है। कुछ समिट की बात यहाँ देखते हैं। अगर भारत टेक्स की बात पूछे या फिर पुस्तक मेला की बात पूछे या +2+2 डायलॉग की बात पूछे या फिर G20 2023 की बात पूछे तो सारे कहाँ पे संपन्न हुए? समिट न्यू दिल्ली में हुआ है। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो उल्लेख है आर्टिकल 214 में दिया गया है। 7वां क्वेश्चन है, इस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय, कौन से समुदाय? हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में दिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया। तो ये सैम्पेन जनजाति हो जाएगी जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत जो है मार्च 2020 में की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खाद्यान्न के लिए सबसे बड़ी योजना कौन है, तो ये पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाएगा जो 2020 में स्टार्ट हुआ है। वहीं किसानों के लिए पूछे कि अगर किसानों की सबसे बड़ी योजना कौन है, तो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो जाएगी जो 2019 में स्टार्ट होती है। अगर पूछ दे कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी योजना कौन सी, तो ये सुभद्रा योजना हो जाएगी जो 2024 में शुरुआत की गई है इसकी।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित किया गया? तो पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव है ये बीपी सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो अगर आर्थिक सुधारों की बात करता है यानी एलपीजी की बात कर रहा है तो उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्री की बात करें तो मनमोहन सिंह है, उन्होंने ही एलपीजी को लाया था। 11 नंबर क्वेश्चन है, वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में कटाई की जाती है तो ये खरीफ फसल हो जाएगी। और एक रबी फसल होती है, एक जायद फसल, कम समय में जायद फसल कम समय के लिए बोई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मटर में मार्स रोग जो है ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया? तो हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1868 में किया गया। किसने किया था? विलियम गॉड ने किया था। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हरित क्रांति 1966-67 में हुई, जो उसकी हरित क्रांति के जनक जो है एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। और ये पंजाब से स्टार्ट हुई और गेहूं की लार्मा रोजो जो प्रजाति है इसको लगाया गया। और ये जो प्रजाति है लार्मा रोजो स्पीसीज जो गेहूं की है ये मैक्सिको से लाया गया था। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण जो कृषि है उसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और झूम कृषि सर्वाधिक मेघालय में की जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मिलान करना है तो इसके आगे दिया हुआ है, अगर हम रजत रेशा क्रांति की बात करें तो ये कपास हो जाएगा। वहीं रजत क्रांति की बात करें तो ये अंडा उत्पादन हो जाएगा। और हरित क्रांति की बात करें तो ये खाद्यान्न हो जाएगा। अगर वहीं हम एक क्या है स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करें तो स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करें तो ये जूट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलमित नहीं है? तो गलत कौन है उसको चुनना है। अगर हम सेरीकल्चर की बात करें तो ये रेशम पालन क्रिया से है। वहीं पीसी कल्चर की बात करें तो अंगूर उत्पादन नहीं होगा। पीसी कल्चर मतलब मछली पालन क्रिया से हो जाएगा। वहीं अंगूर उत्पादन क्रिया की बात करें तो ये विटी कल्चर हो जाएगा। ओलिवी कल्चर की बात करें तो जैतून उत्पादन हो जाएगा। और क्लोरी कल्चर की बात करें तो फूलों का उत्पादन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ में उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और भारत में मिट्टियों की टोटल संख्या कितनी है? टोटल 8 संख्या है। और मिट्टियों के अध्ययन की डाटा जो है CSIR करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक है, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में सहायक है? तो ये Mg मैग्नीशियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, पौधे और वनस्पति की वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की कमी कितनी होती है? तो ये 46% होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गलत मिलान को छांटिए। तो इसमें गलत कौन है इसको बताना है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, ये सही है। सेकेंड है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो ये कटक ना होकर शिमला में है। आलू अनुसंधान संस्थान की बात करें तो शिमला में है। और कटक की बात करें तो चावल अनुसंधान केंद्र है। तीसरा है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये लखनऊ में है, ये भी सही है। इसका 2 से गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और कितने जिलों में शुरू की गई? तो ये जैविक कॉरिडोर योजना जो है 2023 में टोटल 13 जिलों में शुरू की गई। वहीं बिहार विकासात्मक योजना की बात करें तो ये बेतिया से इसकी शुरुआत हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध जो है सिंगिंग यानी संगीत से है। पुलित्जर अवार्ड की बात पूछे तो ये पत्रकारिता से है। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगी। नर्मदा नदी की बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और अमरकंटक पहाड़ी से सोन, महानदी और नर्मदा ये 3 दिशाओं में बहती है वहां से। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो केंद्र की बात करें तो केंद्र का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। और आर्टिकल पूछे तो ये आर्टिकल 77 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से है? तो इन दोनों का संबंध जो है बैडमिंटन से हो जाएगा।
और ध्यान रखेंगे इन दोनों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो ये इंदिरा गांधी के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। फर्स्ट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो उत्तराखंड में है। इसका नाम बदल के अभी रामगंगा टाइगर रिजर्व भी कर दिया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, UNFCCC द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था और इसका संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल को है जो है 1997 में स्वीकार किया गया था और इसका संबंध जो है क्लाइमेट चेंज से है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सहकारी समिति का वर्णन जो है आर्टिकल 43 के बी में है और इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया, क्योंकि मूल संविधान में पहले से नहीं था और इसको पार्ट भाग 9 के बी में रखा गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये 1972 में किया गया है और इसी समय एनवायरमेंट एंड पर्यावरण दिवस घोषित किया गया और पहली बार पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1974 से मनाया जा रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43 के क के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया और इसको 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत की सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व हो जाएगा, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत योजना को कब शुरू की गई थी और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो स्वच्छ भारत योजना जो है 2014 में स्टार्ट की गई थी और ये न्यू दिल्ली राजघाट से शुरू की गई थी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है? इसको छांटना है। तो ये नर्मदा जो है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ये 4 नदियां जो है अरब सागर में गिरती हैं। वहीं गोदावरी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये लूनी की नदी की बात करें तो लूनी नदी कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया। वही मंत्रिमंडल की बात करें तो इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है और 352 जो आर्टिकल है ये राष्ट्रीय आपात को संबोधित करता है। वही मंत्री परिषद की बात करें तो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 75 में किया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो ये लाल मिट्टी बनती है और लाल मिट्टी में जो है चाय अधिक होता है और चाय के लिए असम को जाना जाता है। लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कृषि कार्य के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसमें भी जलोढ़ मृदा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन को देखते हैं। यहाँ पे कथन है, एक, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी, डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो पोटास इसमें अधिक होता है। तीसरा कथन है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो ये सही है। नई जलोढ़ मृदा को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को हम लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे काली मृदा को रेगूर, कपासी, ज्वालामुखी या फिर लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता काली मृदा से संबंधित है? तो पहला कथन है, काली मृदा लंबे समय तक नमी को बनाए रखती है। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, काली मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्वों की अधिकता होती है। यह स्टेटमेंट गलत है। काली मृदा में जो है फास्फोरस की बहुत अधिक कमी पाई जाती है। अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, लाल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन देखते हैं, लाल मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती है। तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, लाल मृदा जल योजित होने पर पीली दिखाई देने लगती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है,
क्योंकि वह नमी रोक सकती है, वह कौन सी मृदा है? तो ये काली मृदा हो जाएगी, जिसको ज्वालामुखी मृदा या कपाशी मृदा भी मिट्टी भी कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट मृदा में काजू की खेती सर्वाधिक की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, वह कौन सी मृदा है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें भी आंसर काली मृदा हो जाएगी। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इधर दूसरे साइड है, यहाँ पे देखते हैं काली मृदा की बात बोले ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है, वहीं लाल मृदा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है, वहीं मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है, वहीं जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये दूसरे साइड है, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ये चंबल की घाटी जो है ये मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, या फिर अगर चंबल की घाटी ऑप्शन में ना दे तो आप मालवा के पठार के साथ जा सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में मिलते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत में एकल नागरिकता की चर्चा की गई है। सेकंड है, कथन है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, राष्ट्र अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति होने के लिए जन्म से नागरिक होना जरूरी नहीं है। तीसरा कथन है, जिस विदेशी को एक ही बार नागरिकता दे दी गई है वह किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो यह स्टेटमेंट गलत है, उस जिसे एक बार में नागरिकता दे दी गई है उसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, और एकल नागरिकता की जो बात है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 51 नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया है, और ये कब लागू हुआ है? ये 1955 एक्ट के तहत लागू हुआ है, और इसको 2019 में संशोधित भी किया गया और 2024 में लागू कर दिया गया है। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ये आर्टिकल 11 के तहत है, और इसको अधिकार को जो है ये बनाता कौन है? ये होम मिनिस्ट्री के तहत अंतर्गत आता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 6 हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरणा लेता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है? तो ये 7 वर्षों तक निवास करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो नागरिकता से संबंधित जो है विस्तार से चर्चा सिटीजनशिप एक्ट 1955 में की गई है, इसके तहत की गई है। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो सिर्फ भारतीयों को कौन कौन नागरिकता प्राप्त है? जो अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30, ये 4 जो अनुच्छेद है सिर्फ भारतीयों के लिए, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन में जन्म से, पंजीयन, आनुवांशिकता, अनुरोध। अनुरोध छोड़ के ये तीन कथनों से विधियों से नागरिकता प्राप्त की जाती है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू है। तो ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकता के बारे में कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि नागरिकता का जो भाग है ये भाग 2 हो जाएगा। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, राममोहन राय ने
एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत को है राजा राममोहन राय ने इस्लाम से ग्रहण किया था। 61 नंबर क्वेश्चन है, राममोहन राय ने किस पत्रिका का प्रयोग सती प्रथा के विरोध के लिए किया? तो राजा राममोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी की पत्रिका थी, इसका प्रयोग जो है सती प्रथा के विरोध के लिए किया। और सती प्रथा के अंत की बात करें तो 1829 में बेंटी के सहयोग से इन्होंने किया। आगे देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी विलियम डेरोजियो को किसने बंगाल का आधुनिक सभ्यता का अर्कदूत और हमारी जाति का पिता की संज्ञा दी? तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, इसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है? तो ये हेनरी विलियम डेरोजियो को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पे रखा गया है? तो नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर उनका ही नाम जो है विवेकानंद बाद में रखा गया। वो किसने रखा? तो ये खेतड़ी के राजा जो अजीत सिंह थे, उनके सुझाव पे इनका नाम बदला गया। वहीं 1893 की बात करें तो शिकागो में धर्म सम्मेलन की अध्यक्षता भी विवेकानंद ने वहां पे। 64 नंबर क्वेश्चन है, नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पे रखा गया? आंसर हो जाएगा खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, इन्होंने ही सुझाव दिया था नरेंद्र नाथ दत्त का नाम बदलकर क्या करने को? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में पहली बार भाषण दिया था। वहीं रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है, एनी बेसेंट जो है 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बने। ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा कथन है, थियोसॉफिकल की शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म विद्या होता है। ये कथन सही है, थियोसॉफी का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या होता है। तीसरा कथन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती थी। ये भी कथन सही हो जाएगा। तो कथन 2 और 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है। 66 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है। ठगी प्रथा का जो संबंध है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक से है। वहीं शिशुवध का संबंध जो है जॉन सोर से है। नरबलि प्रथा का जो संबंध है लॉर्ड हार्डिंग से है। और दास प्रथा का संबंध लॉर्ड एलनबरो से है। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पे था? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक है ये ज्योतिबा फुले थे। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स थे। आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुलमित नहीं है? तो गलत को टिक करना है। तो पहला है राजा राममोहन राय, ब्रह्म समाज, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ये भी सही है। वही महादेव गोविंद राणे की बात करें तो इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध जो है ये एनी बेसेंट से हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है विवेकानंद के द्वारा की गई। 71 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच हुआ है। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता? तो पहले पदक की बात करें तो ये मनु भाकर ने जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। और मनु भाकर का जो संबंध है ये शूटिंग से है और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी ने पहला सिल्वर पदक जीता था? तो वहीं सिल्वर पदक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने पहला सिल्वर पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? तो ये पीवी सिंधु और शरद कमल जो है पेरिस ओलंपिक के शुरुआत में ये ध्वजवाहक थे। और समापन की बात करें तो मनु भाकर और श्रीजेश जो हो जाएगा समापन में ध्वजवाहक ये हो जाएंगे। वहीं 75 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जो है गोल्ड में 0 पदक जीते। वहीं सिल्वर की बात करें तो 1 जो नीरज चोपड़ा ने जीता और ब्रॉन्ज के लिए 5 मेडल जीते थे। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब शेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।